अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। उम्मीद है आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह ताला सबको खुशियां अनायत फरमाए और जो हमारे मसाइल हैं उनसे हमारी जान छूटे। कई दिन के वक्फे के बाद जो है वो आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह भी यही थी, ईद की छुट्टियां थी और बहुत सारे काम थे जो करने थे। बहरहाल मेरी तो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान ही ट्रैवल करते हुए गुजरी ज़्यादातर। तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर जो है वो हम उसका अहाता करेंगे। आज भी जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इमरान खान की अहलिया हैं बुशरा बीवी, उन्होंने एक पिटीशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की है और उसमें काफ़ी सारी शिकायत जो हैं वो उन्होंने की हैं। जबकि अब हम वापस चलते हैं कि जो 6 जजों का ख़त था उस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया था और उस 6 जजों के ख़त के अंदर जो मुख्तलिफ जिस ऐसे मुकदमात जिनकी सियासी अहमियत है उस हवाले से दबाव की जो बात हो रही है, उसमें एक मुकदमा है। उस मुकदमे के अंदर आखिर हुआ क्या था, उस पर बात करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जैसे सतर मिनरार ने अज़ खुद नोटिस का जो ऑर्डर आया उसके अंदर जो इख्तलाफ किया है और उसके अंदर उन्होंने विसल ब्लोअर का लक़ब दिया है इन 6 जज साहिबान को और साथ ही ख़दशे का इजहार भी कि कहीं जो है वो उनको के साथ अगर उनको उनकी शिकायत सुनी गई तो वो ऐसा होगा जैसे कि भेड़िए के सामने फेंकना। तो इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद होंगे असद मलिक, डॉन अखबार से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो इनकी एक स्टोरी भी शाया हुई है और वो उसी मुकदमे से मुतल्लिक है जिसका हवाला 6 जज साहिबान ने अपने ख़त में दिया है। वो सारे वाक़यात हुए क्या थे और कैसे हुए थे, उस सब पर बात करेंगे। मलिक साहब, वेलकम टू AQS लाइव। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है क़य्यूम सिद्दीकी साहब। मलिक साहब, आज आपकी स्टोरी शाया हुई है ये टेरियन जेट का, वो जो केस है पैटर्नल मतलब है कि वल्दियत का, कि इमरान खान साहब की जो मुबैना बेटी ही कहेंगे टेरियन जेट जो है, उस हवाले से जो दरख्वास्त आई थी और उस पर जिस तरह से बेंच तकसीम हुआ था, वो हुआ क्या था एक्चुअली? क्योंकि इसका ख़त के अंदर बड़ा अहम तज़किरा है इस केस का। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो जो एक्चुअल मामला था, वो अगर देखें कि वो एकदम से 2 जजों की ओपिनियन थी। क्योंकि उसको हम फ़ैसला नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो फ़ैसला तो होता है कि आपने अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट को डेट रखी हो जाती है, क्योंकि ये 30 मार्च को ग़ालिबन जो है ये इसके जो है वो हुई थी, हियरिंग इसकी हुई थी कि मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल है। है या नहीं है। और ये तकरीबन 9 मई को शायद जिस दिन उस दिन ये अनाउंस किया गया था, 2 जजेस ने ये 9 अपनी। मई उसी दिन जिस जी दिन जी इमरान खान गिरफ्तार भी हुए थे जी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो 9 मई को जो है ये जो है ये इसकी जो है जजमेंट जो है वो आई वेबसाइट पे। और ये जजमेंट जो थी ये नामुकम्मल थी, क्योंकि इसमें जो ऑथर जज होते हैं वो अपना ड्राफ्ट शेयर करते हैं जजेस के साथ कि क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है। तो जो बाकी 2 जजेस साहिबान थे उनको अपना जो है वो अपनी जो राय होती है, जो फ़ैसला होता है, वो फिर भिजवाते हैं आथर जज को। फिर आथर जज जो है वो उसमें जो है अपना फाइनल एक कॉज लिस्ट जारी होती है और उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की, और उसके बाद जजमेंट जो है अनाउंस की जाती है। इसमें ये हुआ कि कुछ इस मुझे किस्म। याद पड़ता है ये एक तो ये बड़ा इत्तेफाक है कि 9 मई को जब इमरान खान वहाँ आ रहे थे उसी दिन इसका इख्तलाफ सामने आना कि वो सारा नोट वोट छपना देखिए, वेबसाइट पे जारी होना, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट भी की थी किसी ने। अच्छा वो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उसमें ये जो जजमेंट आई है ना, इसको ये एक ऐसे से नहीं था। इसमें इससे पहले जो ये जजेस साहबान हैं ये जाके इनकी मुलाकात हुई जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से। ये 6 जजेस जो हैं इनकी मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा जब इसकी हियरिंग चल रही थी तो काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस जो हैं, इन्होंने अभी जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस लिखा हुआ है वो मैं नहीं था। उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब चीफ़ जस्टिस थे
और जो जजेस ने लिखा, 6 जजेस ने, कि हमारी मुलाकात हुई थी 5 मई को चीफ जस्टिस से, और जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और ये भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है, उन्होंने जब ये पढ़ा, उन्हें बताया कि मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, सीनियर प्यून जज जो थे वो मैं था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि मैं था, और मेरे बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, और उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन थे, यानी कि हायरार्की में उनका नंबर चौथा था। लेकिन जो मुलाकात हुई थी उनकी जजेस की, उनमें ये 2 जजेस साहबान थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि वो फिर मेरे से भी उन्होंने कहा कि मिले हैं, तो मैंने मुझे कहा गया कि मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा कि उन्होंने कहा जी आपके दफ्तर के बाहर खड़े हैं ये जजेस साहबान हाई कोर्ट के। मैंने कहा अंदर बुला लें। तो ये उन्होंने बताया था। और उसके देखें कि वो जो मुलाकात हुई है, उसके कोई 1-2 दिन बाद शाहीन सहबाई साहब का एक ट्वीट आया था। ये 5 मई को मुलाकात हुई है, और 6 मई को शाहीन सहबाई साहब का एक ट्वीट आया, 6 को या 8 को, 6 या 8 को इसी तरह आया था, ट्वीट आया था। और उसमें उन्होंने कहा कि जो 2 जजेस साहबान हैं वो उन्होंने ये पिटिशन डिसमिस करना चाह रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ये डिसमिस नहीं करूँगा, वो नहीं मान रहा उनकी बात। मतलब एक ऐसा केस जिसके ऊपर समाअत मुकम्मल हो गई है जजमेंट और रिजर्व अभी है, आई नहीं है, जजमेंट रिजर्व उसके है, बारे में एक ट्वीट आती है शाहीन सहबाई और की। बिल्कुल वही ट्वीट थी जो कि बाद में अब फैसला भी आया। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब बात थी। चले हम और फिर ये भी इत्तेफाक था कि 9 मई को इमरान खान ने वहाँ पे आना था, और उसी दिन फिर ये था कि अब ये जो जजमेंट जो है, ये जब अपलोड ये 2 जजेस साहिबान ने की, इसका भी हमें PTI की जो उनकी सोशल मीडिया है उससे पता चला, क्योंकि नईम हैदर पंजोता जो है उन्होंने ये ट्वीट किया जी कि ये इमरान खान जो है उनकी, हालांकि ये इस किस्म की जो होती हैं ये तो कोर्ट रिपोर्टर्स को पता होती हैं, फिर वो पता लगता है ये कोर्ट के। तो ये नईम पंजोता जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी कि ये तो फैसला ये वाला आ गया। तो आपके ख्याल में ये जजमेंट लीक हो चुकी हुई थी उससे पहले? ये मेरा तो यही ख्याल है कि लीक हो गई थी, क्योंकि देखें शाहीन सहबाई साहब, उनको तो एक्टिव सहाफ़त जो है, अमली सहाफ़त से खैराबाद गए भी काफ़ी अरसा हो चुका है, और अमेरिका में बैठे, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। उनको ख्वाब आई थी, या देखें हम चले अज्यूम करते हैं इन्फॉर्मेशन कि उससे कोई जो मार्च में जब इसकी हियरिंग ख़त्म, जो जजमेंट रिज़र्व हुई थी मेंटेनेबिलिटी पे, उससे 1-2 दिन पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि ये जो पिटिशन है इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, ये तो करनी चाहिए थी, टेरियान को करनी चाहिए थी। क्या टेरियान से कि उन्होंने लिया, वो कोई अथराइजेशन ली है जो भी, तो उन्होंने इस किस्म की बातें की। तो मैंने तो वो कवरेज जो है वो रिपोर्ट की थी, वो जो कोर्ट वो कवरेज की थी, जो हेयरिंग थी वो रिपोर्ट की थी। शाहीन सहबाई साहब ने तो वो नहीं पता होगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनके ये रिमार्क्स हैं। तो रिमार्क्स तो उनके थे, वो अगर उन्होंने एक गेस्ट वर्क ही करना था तो कह देते कि एक जज जो है वो इख्तिलाफ, उन्होंने एग्जैक्ट 2 जजेस का कहा, और वो 2 ही जज वही हैं। अच्छा, ये बेंच कौन सा था पहले ये तो बता? ये जज था, ये बेंच जो था ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक थे, इसमें चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे। और ये भी जो है ये 3 रुकनी बेंच इस वजह से बना कि इस पे जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो जाते जाते ये वाला केस जो था, ये टेरियान की जो पैटर्निटी से मुतालिक जो केस था, ये पेंडिंग थी पिटीशन उनके पास, काफ़ी अर्से पेंडिंग रही, को 2-2.5 साल। तो जाते जाते अचानक ही ये केस जो है ये इसको फिक्स कर दिया गया। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की, ख़बर भी दी, एक व्लॉग भी किया कि ये अचानक ये केस लग गया है इमरान खान की जो है उसका। तो लेकिन वो जिस दिन लगा तो उसी दिन उन्होंने फ़ौरन इसको डिसमिस कर दिया। तो फिर अब यही मैटर जब दोबारा आया, जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनके पास भी ये कोई पिटीशन पहले पुरानी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो ये जब उस बंदे ने दोबारा ये वो उसको परसू किया, जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनके पास जो केस था वो था एक वहाब बलोच थे, जो कि इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी की पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने कैंडिडेटर चैलेंज किया था कि उन्होंने अपनी बेटी जो है वो गवाशवारों में छुपाई है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो जब गए थे तो उन्होंने जाते जाते ये चैप्टर क्लोज कर दिया था
ये कोई पिटीशन जो है पता नहीं, ये साजिद महमूद साहब जो है ये पिटीशन कहीं से कोने खुदरे में बड़ी अच्छा हुई मैं थी, जैसे बताऊं, सामर मैं फारूक साहब के उन पास। साजिद साहब से मैं मिला हूँ। अच्छा, वो जो कंसर्न सिटीजन है हाँ जो बहुत कंसर्न, ज़्यादा कंसर्न है। हाँ तो बहरहाल वो ये पिटीशन जब लगी तो फिर उसमें चूंकि ये वाला एक मामला जो है ये एक सिंगल बेंच में डिसाइड हुआ था, तो उन्होंने एक लार्जर बेंच बना दिया, इस पे 3 जजेस जो हैं वो डाल दी, और ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना कि एक रुकनी बेंच जो है उसका ये ऑर्डर आया तो फिर एक ही रुकनी बेंच जो है दोबारा उसी मामले को सुन रहा है। तो नहीं वो कुछ इस तरह से मुख्तलिफ नहीं था कि उनका कैंडिडेचर इस बुनियाद पे चैलेंज किया गया था कि जनाब क्योंकि इन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर जो है वो गलत बयानी की है, तो लिहाजा उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। ये एक इलेक्शन मैटर था। जबकि ये जो साजिद साहब हैं जो शहरी हैं, इनका मामला तो कुछ मुख्तलिफ नहीं था। नहीं, ये देखें साजिद साहब जो है वो जिस पे रिलाई कर रहे थे वो जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनकी एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको 10 साल बाद भी पता लगे कि जनाब एक चीज़ है वो आपने अपने कागजात नामजदगी में छुपाई है, तो ये आपका जो है वो कैंडिडेचर जो है वो कोवरेंटो में आप चैलेंज कर कोवरेंटो में सकते नहीं, हैं। इसमें कि जी ये उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये जो है ये कंटेम्प्ट में तस्वर की जाएगी, और ये इस तस्वर की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है। हाँ साकिब निसार साहब जो हैं वो अपने दौर में जो फैसले दे के गए उनका शायद ये ख्याल था कि सारा ही जो है ना आगे वो ज़िंदगी वो शायद नून लीग जो है वो अपोजिशन में रहेगी। वो तो अपने हिसाब से इस तरह के फैसले करके गए 10 ना, साल प्रोजेक्ट 10 साल प्रोजेक्ट था या 15, वो उन्होंने उस हिसाब से किए। अब वो तो नहीं पता था कि अच्छा कल सिचुएशन चेंज हो इधर जाए। आ जाए ना वापस कि ये 9 मई को इमरान खान साहब भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उससे पहले जो है वो शाहीन साहबाई की ट्वीट आ जाती है, फिर नईम पंजोता जो हैं उनकी भी आ जाती है यही कि जी 2-1 से फैसला आएगा। आ गया। लेकिन उसी रोज़ जबकि इमरान खान वहाँ मौजूद हैं, उसी रोज़ जो है ये बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस की मंजूरी नहीं होती या कॉज लिस्ट पे नहीं वो देखा जाता, ये नोट अपलोड हो जाते हैं। ये क्या कहानी? ये देखिए इस पे एक इंक्वायरी हुई थी और जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये बताया था, बल्कि ये उस ऑर्डर के अंदर ही लिखा हुआ था जो ये 2 रुकनी बेंच का था, कि रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी थी कि इसको फौरी तौर पे अपलोड किया जाए। तो उन्होंने जब अपलोड किया तो ये आप देखें कि बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो गई ना कि एक जो ऑथर जज है, चीफ जस्टिस हैं उसी हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना फ़ैसला जो है वो भी साइन ही नहीं किया। तो ये 2 रुकनी जो दो मेंबर्स थे उस बेंच के, देखें आप एक प्रिजाइडिंग जज होता है जो कि हेड कर रहा होता है बेंच, ठीक है। उसने वो जजमेंट जो है ना, आपको कितना अरसा हो गया है, आपके मतलब कई दहाइयाँ हो गई हैं आपको कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, कभी अच्छा आपने इसी सुना? तरह का सिमिलर एक चीज़ और भी हुई है। जस्टिस काजी फैज़ी साहब का जो रिव्यू था ना, वो जब डिसमिस हुआ था तो उसका नहीं जो पहले वो जब एफबीआर को मामला भिजवाया था, उसमें भी बड़ी मज़े की चीज़ें ऐसी हुई थी कि जो डाइसेंटिंग नोट्स है वो पहले आ गए थे और उनको देख के बाद में मेन जजमेंट लिखी गई थी। एनीवेज ये होता रहा। लेकिन यहाँ पे वाक़यात बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हैं कि 5 मई को ये सारे जज साहिबान जो हैं उमरता बंदयाल साहब से मिलते हैं 2 और दिन वहाँ बाद, पे 2 दिन एजाजुल बाद एहसन साहब मौजूद होते हैं। उसके 2 दिन के बाद एक ट्वीट आती है जो इस फैसले को प्रेडिक्ट करती है। वो भी शाहीन साहबाई साहब, शाहीन साहबाई जो हैं वो बड़े सिंपथाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो ढका छुपा नहीं है और जिस तरह की वो बातें करते हैं। फिर नईम पंजोता साहब और 9 मई को इमरान खान एक बेल मैटर के अंदर वहाँ पे आए हुए होते हैं और उस दिन जो है ये अपलोड हो जाती है, ये कज़िया खड़ा हो जाता है। ये जो टाइमलाइन बन रही है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें जाना चाह रहा था। तो अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ जब ये आ गई और फिर आमिर फारूक साहब ने क्या किया, क्यों वेबसाइट से उतार दी गई फिर ये नोट? देखिए जो हमें पता चला वो ये था कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी हुई कि ये क्यों इनकम्प्लीट जो ओपिनियन है या जजमेंट है इसको अपलोड किया गया, और उसके बाद फिर ये भी जो है एक नया बेंच तश्कील दिया गया, क्योंकि ये जो है वो एक वहाँ पर ये बात चली थी कि ये चूँकि जजमेंट लीक हो चुकी है, तो अब ये दोबारा जो है वो बेंच ऑलरेडी डिज़ाल्व हो चुका था सुबह के वक्त, और उसके बाद जो है वो बेंच जो जजमेंट आई थी इनकम्प्लीट,
तो फिर दोबारा एक बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे उसमें, अच्छा, जस्टिस मतलब वो जजमेंट लीक होने की वजह से और ये जो कुछ हुआ उसके बाद चीफ जस्टिस ने उस बेंच को ही डिसॉल्व कर दिया। बेंच को डिसॉल्व कर दिया। ठीक। और उसके बाद फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, इन पर एक जो है मुश्तमिल बेंच बनाया गया। अब देखिए कि री हियरिंग के लिए। री हियरिंग के लिए, ओके। री हियरिंग में देखें आपने मेंटेनेबिलिटी का ही था ना, उसके ऊपर 2 जजेस की आई हुई थी। और वो ये कब हुआ ये देखिए, कितना अर्सा हो गया? ये देखें ना आपके मई में, ये 9 मई का ये था वाक़या। और उसके बाद जो बेंच दोबारा बना था वो अगस्त में, जुलाई के अगस्त में जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था बेंच। और रिकॉन्स्टिट्यूट जब हुआ था तो अभी आप उसको भी देखेंगे काफ़ी 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए रिकॉन्स्टिट्यूट हुए हुए बेंच। हाँ, तो उसमें इतना लंबा चौड़ा टाइम तो नहीं था, क्योंकि उसमें देखें कि ये तीनों जो जजेस साहिबान हैं जिनके ऊपर जो है जो बेंच जो बनाया गया था उसके जो मेंबरान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, ये तो तीनों वही हैं जो कि खत लिखने वाले खत जजेस लिखने में वाले थे, शामिल। जिन्होंने स्टेरियान वाला जो वाक़या था इसको भी इंडोर्स किया कि हाँ जी ये तो बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ थी कि 2 जजेस के ने एक फ़ैसला दे दिया और उसको जो है हटा दिया गया। ये मतलब उनका कहने का ये, जब उन्होंने उसको पर साइन किए हैं इन तीनों जजेस साहिबान ने भी, जो कि तो इसका मतलब ये था कि इनके ख़्याल में वो जो मेंटेनेबल, वो पिटिशन मेंटेनेबल नहीं थी साजिद महमूद साहब की, इमरान खान की जो उसकी बेटी टेरियान से की जो पैटर्निटी का जो मामला था, इनका ये ख्याल था कि वो मेंटेनेबल नहीं है। तो फिर इनको तो फौरी तौर पे या फौरी तौर पे ना भी करते, जो ड्यू कोर्स था उसके मुताबिक वो सुनते, उसको डिसमिस कर देते। नहीं तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस केस फिक्स करता है या जिनको मार्क हो गया जिस बेंच को वो उस केस को फिक्स करते हैं? जो प्रिजाइडिंग जज होता है हाँ। वो तारीख बताता है। अच्छा। तो इस केस में प्रिजाइडिंग जज तो थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे। बिल्कुल। ये जब बेंच नया बन गया तो उनके पास फाइल भिजवाई गई और उनसे कहा गया कि ये नया बेंच बना है, तो इसको उन्होंने कहा आप ये रख दें, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कब लगाना है। तो उसके बाद ना उन्होंने बताया ना रजिस्ट्रार ऑफिस ने पूछा। देखिए ना, हाई कोर्ट में तो जाहिर है 16-17 जज हज़ार साहब खुद केसेस बताएंगे। हैं। हाँ, 16-17 रिमाइंडर भी दिया हज़ार। कोई रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन्हें। रजिस्ट्रार ऑफिस को क्या मसला था जी कि वो जाके रिमाइंडर देता था कि हाँ जी ये देखें 16-17 हज़ार केसेस हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस उनको कहता कि जी ये बताएं, उनको कहते भाई आपका क्या इशू है। अब देखें ना, हाई कोर्ट में या ये जो सुपीरियर जो जुडिशरी होती है उसमें जो स्टीयरिंग होता है वो तो जज के पास होता है। जज अगर वो केस नहीं सुनना चाहते तो रजिस्ट्रार ऑफिस की क्या जरूरत है कि वो उठा के केस लगा दें उधर। ये तो मतलब फाइल तारिक जहांगीरी साहब के पास पड़ी रही और वो फाइल जो है वो 9 महीने से उनके पास ही है। जी, ये केस फिक्स नहीं हुआ। जी केस फिक्स नहीं हुआ। और फिर उस दौरान में जो है वो मामलात आगे बढ़ते रहे। मामलात आगे बढ़ते गए तो मेरा तो ये ख्याल है कि ख़त लिखने से पहले ये फाइल क्लियर कर देनी चाहिए थी। मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर देते ना। अच्छा, यहाँ पे असद का एक जो तारुफ कराना मैं भूल गया हूँ। असद मलिक जो हैं ये हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट्स को कवर करते हैं डॉन के लिए और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़ी खबरें इनके क्रेडिट के ऊपर हैं। तो ये जो वहाँ पे जो जुडिशल पॉलिटिक्स है वो उसको भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपस में जज साहिबान के क्या क्या ताल्लुकात किसके किस तरह के हैं वो भी है। तो मैं आपका एक व्लॉग देख रहा था, उसमें आपने कहा कि ख़त लिखने वाले 6 जज साहिबान में से 3 जो हैं वो शायद अब कन्फ्यूजन का शिकार है। वो क्यों? देखिए, जो मुझे थोड़ा पता चला कि ये जो ख़त लिखा गया, अच्छा ख़त लिखने के भी जो है ना वो मुझे कोई इसकी प्लॉजेबल रीज़न जो है वो कुछ समझ नहीं आई कि इस वक्त क्यों लिखा गया। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये तो अब वो लिखने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जो मुझे पता चला था कि वो एक तो ये था कि जो शायद जो ओरिजिनल उनको गया उसके ऊपर शायद साइन भी नहीं थे सारों के। जो हमारे पास कापी आई थी उस पर तो सिग्नेचर थे। अच्छा, एक जो है ना वो मार्केट के अंदर जो मेरे कानों तक पहुंची है इधर उधर से, वो ये है कि एक्चुअली जो टेक्स्ट है बेसिकली एक पैराग्राफ था
जिसके अंदर जुडिशियल कन्वेंशन का था कन्वेंशन बुलाने कि की जो है कन्वेंशन वो बुला लेते हैं। एक कन्वेंशन जो आखिरी पैराग्राफ वहां पे उसके ऊपर सिग्नेचर्स जो है मांगे गए। बाकी चीजें कहते हैं कि बाद में ऐड नहीं, हुई। मेरे ख्याल मुझे जो पता लगा कि वो जो शायद जो सुप्रीम कोर्ट में गई है उसमें तो जजेस के सिग्नेचर्स नहीं हैं, नाम थे जजेस के और अच्छा, सिग्नेचर नहीं थे। और जो जजेस हैं उनको शायद ये छह जज साहिबान के सिग्नेचर्स नहीं है। हाँ, मैंने मुझे जो उसमें गुल हसन औरंगजेब साहब का तो नहीं, नाम भी वो नहीं है तो और नाम भी सिग्नेचर नहीं है और वो उनके सिग्नेचर भी नहीं है। उनका लास्ट भी नाम था लेकिन उस वक्त भी उनके सिग्नेचर नहीं थे। और कहते हैं कि लास्ट जो लेटर गया था वो भी उनके कंसेंट के बगैर गया था। अच्छा, जी, तो इसलिए उन्होंने फिर जो इस सवाल दफ़ा खड़ा होता है ना हाँ, कि तो गुल हसन साहब ने इस क्यों नहीं दफ़ा तो किया। उनका नाम भी नहीं बीच में डाला ना, इसी वजह से। हाँ, तो वो देखिए, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो है ना, वो पाकिस्तान की जुडिशरी के इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जो जजेस हैं ना, वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं। अगरचे मैंने कुछ पीछे एक दो स्टोरीज़ की थी तो वो थोड़ा सा मुझे कन्वे किया गया कि वो शायद उनको अच्छी नहीं लगी, है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के ही इज़ मतलब अमंग द फाइनेस्ट जजेस ऑफ पाकिस्तान। तो वो अभी भी देखिए मेरे कि सवाल की तरफ वापस आ गए उन्होंने ना। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं इस मामले में। तीन जज साहिबान, तीन जजेस आपका साहब, व्लॉग है हाँ, ये। वो मैं यही बता रहा था आपको कि वो जो तीन जजेस साहबान हैं उसमें उनका ये ख्याल है कि ये उनको बताया गया कि जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बना, उस वक्त तक उसकी हद तक वो मुत्तफिक थे। बाकी जो चीज़ें बीच में ऐड हुई हैं कि जी कि वो ISI का वो जो था और वो जो ये टहरियान वाला केस आ गया और बाकी चीज़ें आ लोअर गई, जुडिशरी वाले लोअर मामला थी जुडिशरी ना। वाले जो मामलात आ गए, तो उसमें शायद उनका वो नहीं था, वो उसकी इतने सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई ये चीज़ें उनके ख्याल में कि ये देखें, वो जुडिशल कन्वेंशन तक तो ये था कि आपने बुलाना है, आपने उसमें बात करनी है, जजेस ने बात करनी है। बाकी अब ये वाली जो आपने चीज़ें लगा दी हैं तो अब इसमें तो आपने फिर आपने प्रूव भी करना है ना कि ISI जो है वो उसने किस केस में इन्फ्लुएंस किया है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके किस जज को जो है वो अप्रोच किया गया और क्यों किया गया और क्या किया गया। क्योंकि हमें जो पता चला कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसके अपने इश्यूज थे वहाँ पे, जो चेंज हुई है, वो जो जज साहब को बावलपुर भेजा गया, सेशन जज साहब को वो क्यों भेजा गया, दूसरे जो है उनको क्यों हटाया गया, वो कुछ और मामला थे। लेकिन इसमें उनको भी जो है ना वो एक नफी कर दिया गया। अदलिया की आज़ादी के साथ जो है वो लिंक किया गया है कि अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है हमारे जनाब जजेस को। हालांकि देखें, मेरे जो ख्याल के मुताबिक जिस वक्त वो एक ISI का डायरेक्टर जज बशीर से 2018 में मिल के गया था, उस वक्त जो है ये चीफ जस्टिस कौन था उस वक्त हाई कोर्ट का? चीफ जस्टिस मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब थे। ये कासी साहब नहीं थे? कासी साहब असल में क्योंकि ये वही उस दौर का ही वाकया है ना जब हाँ जी, शौकत सिद्दीकी ओ साहब जी के साथ बिल्कुल। जो हुआ और फिर उस वक्त तो अनवर कासी थे। अनवर खान कासी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे और मौजूदा जो जजेस हैं उनमें जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त हाई कोर्ट में थे, जस्टिस आमिर आमिर फारूक थे, मोहसिन कियानी जस्टिस साहब शौकत सिद्दीकी साहब थे, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब जो है और उस वक्त, नूरुल हक एन साहब भी थे ना, नूरुल हक एन कुरैशी उस वक्त रिटायर हो चुके थे। रिटायर हो चुके थे वो। फिर तो बाद में उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली बाद थी। में उनका भी बड़ा PTI वो है। ज्वाइन की। आपको याद है कि PTI का जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस था, 1.5-2 साल वो सुनते रहे थे और फिर उसके बाद जो है वो बाद में जब रिटायर हुए तो देन ही ज्वाइंस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, आपने अभी तक नहीं बताया वो 3 जज साहिबान कौन हैं जो अब इख्तलाफ कर रहे हैं? देखिए, अब उसमें मतलब हमें तो ये मतलब आपको उनकी आइडेंटिटी तो मैं मतलब आपको आप ना नहीं, लेकिन डिस्क्लोज करें, लेकिन मैं मुझे आपसे पूछ इख्तलाफ रहा जो हूँ। है वो इख्तलाफ जो मैंने आपको बताया वो इसी वजह से कि उनका ये ख्याल था कि जो जुडिशल कन्वेंशन है उसकी हद तक तो वो मुत्तफिक थे और जो बाकी चीज़ें हुई हैं उस पर वो उनका कुछ नहीं था, इत्तफाक नहीं था। तो अब ये चीज़ें, और दूसरी ये बात थी कि ये भी उनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एकदम से पब्लिक हो जाएगा और ना सिर्फ पब्लिक होगा बल्कि इतना ज़्यादा इसमें एक वो आप उबाल आ जाएगा। तो जब ये चीज़ें आई हैं तो वो उनको ये को मुनासिब नहीं लगा कि एक बतौर जज
वो इस तरीके से उनकी जो है वो आवाम में एक लोगों को पता चले कि ये इस किस्म की जो है वो चीज़ें जुडिशरी में चल रही हैं। तो इस वजह से अब ये सुनने में आया है कि वो जो 3 जजेस हैं कोई इनमें से, तो वो ज़रा थोड़ा सा वो इस बैक फुट पे चले गए हैं। अब ये देखिए कि अभी 29 तारीख जो है, क्योंकि अभी तक तो इसमें नज़र भी नहीं आ रहा ना कि इसको केस को कैसे चलेगा, क्या इस पर कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 184(3) में तो शायद वो कोई प्रोब नहीं कर सकते हैं, वो कोई लामहला वो कोई चीज़ कोई बनाएंगे तो सही ना कि जिसमें, तो उसमें जब ये होंगी तो वो नहीं देखें, उसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह होगी। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें जो है आपको याद है जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि फ्यूचर के लिए जो है ना हमें देखना होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अपने इसमें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मुस्तकबिल के लिए इस सारे मामले को रोका जा सके। तो उस पर फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है उन्होंने हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो निकाली और कहा कि जी ये पढ़ें। और फिर ये सवाल भी सामने आया था कि इस तरह से ये जो आइनी तौर पर ख़ुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस या उनके ऊपर मुदाखलत नहीं होगी। और ये वही व्यू है जो कि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने लिया कि 184(3) के तहत आप उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो ना कहीं सुपर इम्पोज कर दी जाए उसके ऊपर चीज़ें। तो इसी वजह से जैसे याया अफरीदी जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस बेंच के से ख़ुद को अलग कर रहा हूँ। देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर आप देखें, ये एक छोटी सी अदालत है। इसमें जो है इस वक्त तकरीबन 8 जजेस हैं, और यहाँ पे देखें कि जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी जैसे भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और उस वक्त वो मोहम्मद अनवर ख़ान कासी साहब जो हैं उन्होंने तो जजेस को इतना दबा के रखा हुआ था कि कोई उनके सामने बात भी नहीं करता था। हालांकि आपको मैं उनके एक वाक़या सुनाऊं कि जो कोर्ट जिस तरह करते थे, वो एक सलीमुल्लाह ख़ान है, वो जो DIG, वो उन्होंने एक दफ़ा NSPP के जो रेक्टर हैं, पेटिशन करने की बड़ी आदत हाँ NSPP के रेक्टर हैं थे उस वक्त, इस्माइल कुरैशी थे, उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की है। तो वो कासी साहब के पास केस लग गया। तो कासी साहब ने जो है वो जब हेयरिंग हुई तो उसने कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि इस रिएक्टर के साथ आपको क्या इशू है। उसने कहा जी मुझे सर कोई इशू नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं पिटीशन विड्रा करता हूँ। ये मेरे सामने का वाक़या। वो पिटीशन विड्रा कर ली। अब वो कासी साहब यहाँ पे तकरीबन 6-7 साल चीफ जस्टिस रहे हैं। अच्छा, और उनके दौर में तो ये था कि वो तो अच्छा उनके दौर की बात को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और आमिर फारूक साहब जो हैं इनके ताल्लुकात कैसे हैं? क्योंकि काफ़ी अरसे कुछ अर्सा तक तो वो बेंचेस शेयर करते रहे, DB शेयर करते रहे बहुत अरसे तक, लेकिन फिर एक तवील अरसे से वो DB शेयर नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मसरूफियत है या फिर जो है वो कोई ये ताल्लुकात के अंदर कोई खिंचाव है? देखिए, ये भी जो है ना इसका सिरा भी, फिर मैं कासी साहब की बात करता हूँ, आप कहते नहीं कासी साहब तक ना जाए। ये कासी साहब के दौर में जो है ना ये हुआ था कि एक जब आमिर फारूक साहब जो है इनका, नहीं साकिब निसार साहब, हाँ चीफ जस्टिस नहीं, नासिरुल मुल्क साहब थे चीफ जस्टिस। नहीं साकिब निसार साहब 2014 में नहीं थे जनाब, आप ज़रा थोड़ा सा रिविजिट कीजिए। नासिरुल मुल्क साहब थे। तो उस वक्त मोहसिन कियानी साहब की 2014 में एलिवेशन हुई? नहीं, मोहसिन कियानी साहब उस वक्त बार के प्रेसिडेंट थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। अच्छा, तो उस वक्त एलिवेशन किसकी हुई थी? एलिवेशन के लिए जो है नाम गए थे, 3-4 नाम गए थे। आमिर फारूक साहब की हो चुकी थी? नहीं, मैं आपको बताऊं ना, दिसंबर 2014 में जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए नाम गए थे। जो सबसे मोस्ट फेवरेट उस वक्त नाम समझा जा रहा था वो था सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब का, जो कि फिर बाद में अभी कुछ 2-3 साल पहले जज बने। और फिर एक तनवीर मीर साहब थे जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उनका नाम था। फिर एक अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब थे, उनका नाम था। और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं इनका भी नाम था। तो ये जब नाम जो है ये गया तो हमें ये पता चला कि जो बार के प्रेसिडेंट थे उस वक्त मोहसिन कियानी साहब, उनसे जो चीफ जस्टिस अनवर ख़ान कासी हैं उनकी एक मुशावरत जो हुई थी उसमें जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनका नाम नहीं था, डिस्कस भी नहीं हुआ। और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो नाम गए
ये भी मैंने खबर दी थी, और मेरे ख़बर से लोगों को पता चला था कि कोई ये आमिर फ़ारूक साहब हैं लाहौर के वकील, उनकी एलिवेशन, उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। तो मेरे से बल्कि सुबह लोगों ने, काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा मैं तो जानता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि लाहौर के एक बड़े नेक नाम और अच्छे वकील हैं। तो जब इनकी जुडिशल कमीशन में जब यहाँ पर इनका केस हुआ, उन्होंने रेकमेंड किया, तो यहाँ पे बार में बड़ी रिजेंटमेंट थी। और फिर जब कि बाहर से क्यों लाया जाए, बाहर से क्यों लाया गया, और फिर जब ये मतलब आमिर फारूक आमिर साहब की फारूक साहब एलिवेशन के का ऊपर झगड़ा बार का खड़ा हो गया। जिस दिन इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उस दिन जो है जो बार थी उसने जो है वो काला झंडा लहराया और बाजू पे जो है वो काली पट्टियां बांध के एहतजाज किया गया था, जिस दिन आमिर फारूक साहब जज बने थे। और बार के सदर थे, बार के सदर थे मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे। तो बाद में फिर इनके ताल्लुकात ठीक भी हो गए, और ये इकट्ठे जिस वक्त, मतलब कासी जिस वक्त थे चीफ जस्टिस, उस वक्त इनका बड़े अच्छे ताल्लुक थे। जिस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उस वक्त भी इन दोनों के जो हैं वो बड़े अच्छे ताल्लुक था इन दोनों का। तो ये जब ताल्लुक जो है वो ख़राब हुआ था ये टेरियान वाले केस में, 9 मई को, क्योंकि आप देखें नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के भी ये केसेस दोनों यही वाला बेंच सुनता था। अब मुझे बड़ा याद है इनका वो रिमार्क के मुलजिम बाहर बैठा हंस रहा होगा निज़ाम निज़ाम, हमारे निज़ाम पे इंसाफ पे, वो नवाज शरीफ जो है उनके बारे में बात की थी उन्होंने। तो खैर जो ये वाला वाक़या हुआ था टेरियान का, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी इनके दरमियान थोड़ा सा वो आप समझे कि डिफरेंसेस हो गए थे। और कुछ अरसे तक फिर ये जो चाय का वक्फ़ा होता है जिसमें जजेस आते हैं, तो मोहसिन कियानी साहब जो जस्टिस मोहसिन कियानी, वो उस वक्त नहीं आते थे इनकी चाय में भी। बाद में फिर जो हमें पता चला था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने कोई इसमें अपना वो रोल प्ले किया, और उन्होंने जो है वो एक इनकी दोबारा से तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, उसके बाद आमिर फारूक साहब के बाद ही इनकी एलिवेशन हुई। वो कैसे हुई थी? मोहसिन कियानी साहब की जो, वो भी कहानी जस्टिस मोहसिन कियानी साहब की जो एलिवेशन हुई थी, उसमें ये हुआ था कि जो जस्टिस नूरुल हक एन कुरैशी थे उस वक्त, जो सीनियर प्यूने जज थे, उनको जो है वो कहा गया था कि आप इनका बायोडेटा ले लें। तो वो जब इनसे बायोडेटा लेने गए, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने उनको कहा कि देखें, मैं जज, मेरा आप नाम ना भिजवाएं, अगर आपने मेरे साथ किसी और का भी नाम भिजवाना है, ऐसी सूरत में मैं अपना जो है वो आपके बायोडाटा नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने उनसे क्विट कर लिया था कुरैशी साहब ने कि ठीक है, आप ही का नाम जाएगा। लेकिन जब जुडिशल कमीशन में नाम जा रहे थे, तो वो 3 नाम उन्होंने कोई बना दिए ना, कोई 2 और भी डाल दिए बीच में। तो फिर इन्होंने कहा था कि मेरा नाम निकाल दें फिर। तो इस पे फिर जो जस्टिस नूरुल हक एन कुरैशी हैं, उन्होंने बड़ी कोई जो है वो उस वक्त जो कासी साहब थे चीफ जस्टिस, उनके साथ उनकी बड़ी वो, उन्होंने कहा देखें, मैंने तो उनको ये कहा था कि भाई आप ही का नाम जाएगा, तो आपने ये 2 क्यों डाल रहे हैं साथ में। तो फिर कासी साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनका अकेले का नाम भिजवाया था। अभी भी देखें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं और जस्टिस बाबर सितार हैं, इनके भी 2 ही नाम गए थे। इनके अलावा 2 पोजीशनें थी, 2 ही नाम गए थे, और इसके अलावा नहीं। वो मांगते रहे नीचे से कि वो चीफ जस्टिस का डिस्क्रिप्शन उन्होंने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि मैं तो सिर्फ ये 2 नाम ही है, मैं यही भेजूंगा, इसके अलावा नहीं। मैंने बिल्कुल ठीक हो गया। तो बुशरा बीबी के मुकदमे में आज क्या हुआ? आज जो पिटीशन आई है कि वो उनके घर के अंदर कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, और कहाँ जेल में लगे हुए हैं या बनी गाला में लगे? नहीं, वो बनी गाला में जो उनकी रेजिडेंस है, हाँ, उसको जेल वहाँ पे है। वो कहती हैं जी कि मुझे पता नहीं कोई जहर मिला के दे रहे हैं खाने में, तो मेरा गला और जो है वो ज़ुबान जो है उस पर जलन होती है, तो कोई इस किस्म की चीज़ें मुझे देते हैं। और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे सिर्फ एक खातून है एहलकार प्रिजन की, बाकी सारे मर्द हैं, तो मुझे उससे जो है वो मेंटली जो है मुझे टार्चर होता है इसकी वजह से। तो वो कह रही हैं कि वो ये जो है ना डायरेक्शन दी जाए। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि जो वहाँ पर उनके आते हैं विजिटर्स मिलने के लिए, उनको 10 मिनट से ज़्यादा मुलाकात का मौका नहीं दिया जाता। तो वो ये भी चाह रही हैं कमरों में और वॉशरूम्स में कैमरेज हैं, ऑडियोज़ वो के लिए बग जो है वो आवाज़ जो है वो बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो प्राइवेसी जो है वो भी ब्रीच हो रही है।
तो अब उन्होंने कहा जी कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी जो मेरे बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं। तो अदालत से ये इस्तदा की है कि ये डायरेक्शन दी जाए कि जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं और ये वो मुतासिर ना हो, और जो उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए शौकत खानम मेमोरियल से, वहाँ से जो है वो उनका कोई अस्पताल इस तरह का कोई कुछ चेकअप वगैरह कराया जाए। बिल्कुल, कोई बैलफ वैलफ भी भेजेगी अदालत चेक करने के लिए, कैसे कंफर्म होगा कि कैमरास लगे हुए भी हैं या नहीं लगे हुए हैं? ये चीज़ें भी तो डिटरमिन होनी है कि भी नहीं नहीं ऐसे सिर्फ ऑन द फेस ऑफ बैलफ जेल में वो भेजने का केस तो लग गया है, कोई उसकी हियरिंग कब है? मेरे पिटीशन ख्याल आज में दाखिल हुई हो है। जाएगी तो 1-2 दिन में लग जाएगी, लेकिन बैलफ भेजने का कोई रवाज नहीं है। वहाँ पे इंस्पेक्शन जज होते हैं, वो जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाते हैं, वो जाते हैं, विज़िट करते हैं जेलों में। तो सब जेल में भी वही जाएंगे, जाके विज़िट करेंगे, जो कंप्लेंट होगी वो देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि वो हाँ, वो जेल तो फिर उसी के वो अंडर जेल की प्रेमिसेस है ना, उसमें तो आप बैलफ के को तो नहीं, आप उधर से उन रिलाय जो प्रिजन अथॉरिटीज़ पे ही नहीं, वो तो करेंगे। फिर बाद में ये कहा जाएगा कि जनाब जैसे ही हमने कहा है उसके बाद वहाँ से रिमूव कर लिए गए हैं, इस तरह की रिपोर्ट आई होगी। मतलब दैट इज अब मुझे समझ समथिंग नहीं आती कि उस तरह बुशरा से। बीबी साहिबा को, लेकिन ये भी देखेंगे, मरियम नवाज भी जब गिरफ्तार थी और उसके बाद उनके भी उन्होंने भी कैमरे एक लगे बयान हुए दिया थे था वहाँ कि पे। जनाब कैसे नैब की कस्टडी के दौरान में वहाँ पे जो जेल में किस तरह से कैमरास लगे। एनीवेज ये बड़े नहीं, उसमें देखिए एक और भी संगीन चीज़ है ना। इल्जामात हैं कि इस तरह नहीं, से एक उसमें एक वुमेन हो और उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो। नहीं, मुझे ये एक चीज़ जो है वो नहीं कि उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। क्या किसी देखा होगा ना उन्होंने, आखिर खुफिया एफिडेविट कैमरे दिया है ना यार, हैं। एफिडेविट दिया है। नहीं, एफिडेविट तो दिया है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे जहर भी दिया जा रहा है, वो जो है आरपिक जो है वो उसके 3 कतरे डाल देते हैं खाने में। तो चलें, ये तो मामला इन्वेस्टिगेट लेकिन होगा ना। ये और भी ये भी चीज़ है है ना। कि उनके ही नॉलेज जो है नहीं वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, नहीं कयूम ऐसी सदीकी कोई साहब, जहर मैं वाली देखे ना, बात एक नहीं जो जेल में होता है ना एक कैदी, उसके पास तो एक महदूद सी इंफॉर्मेशन होती है। उसको किसने बताया होगा, या उसने खुद देखा होगा कि जेल में कैमरे लगे हुए हैं, जो घर में कैमरे लगे हुए हैं, बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये तो बड़ा एक टेक्निकल किस्म की एक होती है ना स्किल। नहीं, ये देखने वाली बात है ना, डिटर्मिन हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अपना असद मलिक साहब। और वाक़ईतन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 5 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जज पिछले साल उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिलते हैं और उस मुलाकात में एजाजुल एहसन भी होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक ट्वीट आती है, और ट्वीट है शहीन साहबाई की। और फिर उसके बाद 9 मई को जब इमरान खान वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसी रोज़ टेरिन जेट का वो इख्तलाफी नोट 2 जज साहबान के बग़ैर कॉज लिस्ट के रजिस्ट्रार को कह के जारी कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये मामला बिगड़ जाते हैं इस तरह के। फिर 1 साल तक खामोशी रहती है, और फिर उस खामोशी के बाद जो है वो ज़ाहिर है उसी 9 मई में जब गिरफ्तारी हुई तो फिर बुलाया भी गया था। और उसमें जब इमरान खान साहब को 11 मई को बुलवाया गया था तो वो बेंच उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस अतर मिन्नल्ला का था, वही जिसमें कहा जाता है गुड टू सी यू। बड़ा जुमला उनका मशहूर हुआ था इमरान खान साहब को देख के, उमर अता बंदयाल साहब ने जब ये कहा था। और वो मुझे याद पड़ता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस अतर मिन्नल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हम आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, बावजूद इसके कि उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो जो अरेस्ट था उसको लीगल करार दिया था, और उसी के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर उसके ऊपर उनको फिर पुलिस वो जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे भिजवा दिया गया था। फिर 2-3 दिन के बाद उनकी जो है वो फिर वहीं से क्लॉक वापस गया था, उन्होंने बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी और फिर वो रिलीज हो गए थे। असद मलिक ने एक बड़ी और अहम बात भी की है कि इन्हीं जज साहिबान के जो ख़त है उसके अंदर लोअर जुडिशरी के हवाले से भी कुछ एलिगेशंस हैं। बल्कि ये है कि लोअर जुडिशरी के जजेस को एक ISI का इंस्पेक्टर जो है वो सेफ हाउसेज में बुला के और डायरेक्शंस वगैरह दिया करता था। हम भी इस मामले की खोज के अंदर हैं और कोशिश में हैं कि वो असल में मामलात क्या है। जैसे ही हमारे पास वो तफसीलात मुकम्मल होती हैं तो इंशाल्लाह वो अगले या किसी और दूसरे व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे वो हुआ क्या था। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह